हेलो दोस्तों, आज वीटीसी सेक्टर एजुकेशन 3 का तीसरा वीडियो है दोस्तों। तो आप ये वीडियो अच्छे से देखना। अब हम देखते हैं पत्राचार शिक्षक क्या है। पत्राचार शिक्षक एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें मुद्रित शिक्षा सामग्री को डाक के माध्यम से विद्यार्थी को प्रेषित की जाती है, मतलब भेजी जाती है, ठीक है ना। तथा अनुसरणीय शिक्षणात्मक संप्रेषण को भी डाक के द्वारा प्रभावी बनाने के प्रयास किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में प्रवेश तथा परीक्षा की प्रक्रिया परंपरागत शिक्षा के अनुरूप होती है, अर्थात परंपरागत रूप से सर्वप्रथम विद्यार्थी की प्रवेश परीक्षा ली जाती है। उसमें सफल होने के उपरांत उससे पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। जब विद्यार्थी का प्रवेश हो जाता है तो उससे अध्ययन सामग्री डाक के द्वारा प्रेषित की जाती है। अध्ययन अवधि की समाप्ति पर परंपरागत रूप से परीक्षा देनी होती है। दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता हम लोग देख लेते हैं। दूरस्थ शिक्षा के सफल संचालन में व्यवस्था हेतु निम्न तत्वों का सहारा लेना पड़ता है। वो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा है। मुद्रित सामग्री, प्रिंटेड मटेरियल, यह माध्यम दूरस्थ शिक्षा ही नहीं बल्कि परंपरागत शिक्षा पद्धति का भी महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अंतर्गत विभिन्न पुस्तक, अध्ययन सामग्री तथा पत्र पत्रिका इत्यादि सम्मिलित होते हैं। आगे हम देख लेते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री। पहला कौन सा था वो आपको बताते हैं, जस्ट वे देखो, आप हेडिंग डाल सकते हो। मुद्रित सामग्री, दूसरा कौन सा, श्रव्य दृश्य सामग्री। तो ये क्या है, ऑडियो वीडियो मटेरियल, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं वैसे ही। ये आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण तत्व है। परंपरागत शिक्षा की अपेक्षा दूरस्थ शिक्षा में इसका विस्तृत उपयोग होता है। इंटरनेट इसका सब प्रमुख माध्यम है। इसके अतिरिक्त इसके विभिन्न वक्तचित्र, स्लाइड्स, ऑडियो वीडियो, कैसेट तथा सीडी को सम्मिलित किया गया दोस्तों। ओके, अगला हम देखते हैं अध्ययन समूह। अध्ययन समूह स्टडी ग्रुप, यह छात्रों के मत, अनौपचारिक संवाद, विचार विमर्श तथा तर्क वितर्क कराने का एक मुख्य तत्व है। इसके माध्यम से विद्यार्थी में तर्क की क्षमता की वृद्धि होगी। रेडियो दर्शन आप देख लें, यह माध्यम सर्वसुलभ तथा सर्वव्यापक माध्यम है। ये याद रखना दोस्तों। ये रेडियो वगैरह ये थोड़ा सा आपने अच्छा सा लिख दोगे ना, एक अच्छा सा पुराना सा, तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलने के चांस है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण अधिगम, वर्तमान में शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर अपनी व्यापक भूमिका का निर्वहन कर रहा है। कंप्यूटर पर कोई भी विद्यार्थी विभिन्न सॉफ्टवेयर कार्यक्रम इंटरनेट के माध्यम से विश्व की कोई भी सूचना पलक झपकते ही प्राप्त कर सकता है। इतना हो गया। अब हम लोग अलग टॉपिक देख लेते हैं। इतना शिक्षा में आपको दूरस्थ शिक्षा में इतना काफ़ी है दोस्तों, ठीक है ना। अब हम लोग आगे टॉपिक देख लेते हैं और आपके क्वेश्चन में दिखा देते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में शिक्षा से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना, और शिक्षा से आप क्या समझते हैं। इसमें आपको पहले वीडियो में आपको एक फिगर दिया था, वो फिगर आप इसमें बना देना, ठीक है। संकुचित और व्यापक दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या कैसे की जाती है, तो आप उसी में देख लेना। पहले वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। शिक्षा के महत्व एवं उसके कार्यों को समझाते हुए आधुनिक भारत में शिक्षा को दे, ये भी सेकेंड वाला फिगर बना देना। इसमें भी आपको इसमें भी चल जाएगा। दूरस्थ शिक्षा से आप क्या समझते, शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। जो अभी पढ़ाया था वो इसमें डाल देना। आपका ये टॉपिक अच्छे से प्रश्न कवर हो जाएगा। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है, ये इसी वाले वीडियो में या इससे पहले वाले वीडियो में, ये भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लेलिस्ट बना दी जिसमें आपको 4-5 वीडियो मिल जाएंगे। अति लघुत्तरी हो गया। आप लघुत्तरी में देखते हैं शिक्षा के वास्तविक अर्थ से क्या अभिप्राय है, वर्तमान भारत में शिक्षा के देश को प्रभावित करने वाले कारक। आपको जो पहले वाले वीडियो में शिक्षा के बारे में बताया था वो आप मात्र आप 10-15 लाइन याद कर देना और वो सब इसमें इंक्लूड कर देना, देखिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा के गुण अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम किस सूक्ति का आशय है, तो ये भी आपको पहले वाले में बताया। अब दूरस्थ शिक्षा के गुण आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये इसको आपको कवर करा दें, जस्ट वेट थोड़ा सा अभी था यहाँ पर। दूरस्थ शिक्षा के गुण ये देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। दूरस्थ शिक्षा एक आधुनिक अवधारणा है। दूरस्थ शिक्षा एक आधुनिक अवधारणा है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली छात्रों को समान अवसर तथा चयन की स्वतंत्रता का
अधिकार प्रदान करती है। इससे विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व की भावना जागृत होती है। निसंदेह औपचारिक शिक्षा समाज के एक वर्ग तक ही सीमित रहती है। परंपरागत शिक्षा व्यक्तिगत संचार पर आधारित है तथा दूरस्थ शिक्षा संचार के आधुनिक प्रारूप पर आधारित है। इस कारण दूरस्थ शिक्षा वर्तमान में ऐसे अनेक कार्य कर रही है जो कि परंपरागत शिक्षा नहीं कर सकते। अतः दूरस्थ शिक्षा में निम्न गुणों को देखा जा सकता है। पहला टॉपिक पॉइंट देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है, यह विद्यार्थी के प्रवेश में सरलता तथा विभेदीकरण की आवश्यकता की पूर्ति करती है। अगर गुण पूछे आप में दूरस्थ शिक्षा को, तो आपको क्या करना है, ये सरलता प्रदान करती है विद्यार्थियों को, बस इतना कर देना। दूसरा पॉइंट है, दूरस्थ शिक्षा आधुनिक समय में शिक्षा की लगभग सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक है। दूरस्थ शिक्षा सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, बस इतना कर देना। तीसरा पॉइंट है, यह विद्यार्थी में समान प्रत्यय विकास करती है। चौथा पॉइंट है, दूरस्थ शिक्षा सेवारत व्यक्तियों के लिए निम्न शिक्षा के विभिन्न आयामों को स्थापित करती है। और अगला, इस शिक्षा को प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा में प्रयोग किया जा सकता है। पहले से लेकर लास्ट तक, इतना मतलब प्राथमिक से उच्च तक, ये भी पॉइंट कर देना, ये भी वेरी अच्छा इम्पोर्टेंट है। अगला टॉपिक है, यह भारतीय संविधान के उद्देश्य तथा आशाओं को भी पूर्ण करने में सहायता है। अब भारतीय संविधान को भी ला देना इसमें, तो काफ़ी अच्छा पॉइंट हो जाएगा। ये विद्यार्थियों में धन, समय तथा गति का सदुपयोग करती है। तो ये हो गई, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। दोस्त भी आपको देख लेने एक दो, जिससे आपकी पूरी अच्छी सी स्ट्रेटजी बन जाए, ठीक है ना। अब हम देखते हैं दोस्त, विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में जहाँ प्रशिक्षण के समेत संसाधन है, वहाँ विद्यार्थी को प्रशिक्षित करना एक गंभीर समस्या है। दूरस्थ शिक्षा में यह समस्या आधुनिक शैक्षिक विधि से दूर तो करने का प्रयास करता है, किंतु अल्प बजट के कारण यह पूर्णतः सम्मत नहीं हो जाती। कहने का मतलब है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास मोबाइल फ़ोन है, जिसके पास नेट नहीं है, तो उनके लिए दूरस्थ शिक्षा नहीं हो पाती है, ठीक है। इसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, लैपटॉप, फ़ोन वगैरह होने चाहिए। तो ये एक दोस्त, ठीक है, आप ये कर देना तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, किसी व्यक्ति को कुशलतापूर्वक प्रशिक्षण तभी दिया जाता है जब उसकी प्रशिक्षक उसके साथ हो। अब कहने का मतलब कि दो इंसान साथ में हो, एक पढ़ाने वाला एक पढ़ने वाला, और वहाँ पर आपको मतलब दे रहा है, आप खुद नहीं पढ़ रहे हो, पकड़ के कोई पढ़ा नहीं रहा, तो वो कुछ ऐसी बताया इसमें। तो आपको ये भी टॉपिक कर देना अगर दोस्त पूछे तो। तीसरा पॉइंट है, बहुत से ऐसे प्रायोगिक विषय भी होते हैं जहाँ अध्यापक के अभाव में विषय ज्ञान असंभव नहीं। अब यहाँ पर बता रहा है पॉइंट कि कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जो हम लोग को समझ में नहीं आता, शिक्षक वहाँ खड़ा हो और हमको पकड़ कर समझाए बिल्कुल, तो समझ में आ, जैसे कि मैथ, ठीक है ना, मैथ, अंग्रेजी, कुछ इस तरीके से, तो यही बताया गया। चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे। अब हम ये हो गया बहुविकल्पी प्रश्न में देख लेते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है या वास होता है, तो किसने कहा था, तो ये अरिस्टोटल ने कहा था, ठीक है, अरिस्टोटल ने। आपको कन्फ्यूजन हो तो गूगल से सर्च करके हम फिर से आपको बता देंगे, वैसे अरिस्टोटल है, ठीक है ना। शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है, ज्ञान अर्जन, व्यवसायीकरण, अंतर्निहित शक्तियों का विकास, चारित्रिक विकास। शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो इसमें क्या है, व्यवसायीकरण होगा, ठीक है ना। अगला टॉपिक देख लेते हैं। पॉइंट इतने ही थे, 2 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। ब्रिटिश पाठ्यक्रम देखिए, सामग्री, प्रारंभिक शिक्षा की, ये सब। अब हम देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, ठीक है। अगला वीडियो, प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, भूमिका। हम आप सभी ने बड़े बुजुर्गों यह कहते हुए अवश्य सुना होगा, आज का बालक कल के भविष्य का निर्माता होता है। इससे स्पष्ट है, बालक के सर्वतोमुखी विकास के लिए जीवन के प्रारंभिक वर्षों का विशेष महत्व। 6 से 12 वर्षीय अवस्था में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा जो प्रत्येक राष्ट्र का सबसे पवित्र एवं राष्ट्रीय दायित्व। कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है। प्रत्येक देश आदिकाल से ही अपने ननिहालों को सर्वोत्तम विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता रहा है, और हमारा देश भारत तो अनन्य सुभाषित वाक्यों से सदा अनुप्रेरित रहा है और आज भी सतत इसी और अग्रसर है। सूक्तियाँ हम लोग देख लेते हैं। सूक्ति में क्या बताया, विद्या ददाति विनय, विद्या विहीन पशु
अति समान, विद्या कल्प तेव, ज्ञान मनुजस तृतीय नेत्र, विद्या ददाति विनय। ये सूक्तियाँ हैं संस्कृत में, तो आप इनको लिख लें, काफ़ी अच्छी। आप इतना लिख देना, विद्या कल्प तेव या ज्ञान मनुजस तृतीय नेत्र, ठीक है, ये सब इसका, ठीक है, आप कर देना। या विद्या वेन पशु भी समान है, ये वाला अच्छा है दूसरा वाला, तो आप ये लिख देना, थोड़ा अच्छा सा एग्जामिनर को इम्प्रेशन मिलेगा। वैदिक कालीन शिक्षा, ठीक है ना, भारत में शिक्षा का जो स्वरूप प्रचलित था उसे वैदिक कालीन शिक्षा का गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था कहा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वेद पर आधारित शिक्षा, यह गुरु के घर या कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा। वेद पर आधारित शिक्षा का ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसका स्रोत वेद है। भारतीय शास्त्रीय में 4 प्रकार के वेद माने जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ओके दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगला टॉपिक पॉइंट देखते हैं हम। वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए अलकेतर महोदय ने कहा है, अगर वैदिक काल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ जाए तो ये अलकेतर महोदय का नाम जरूर ला देना दोस्तों, काफ़ी अच्छा आपका एक्सप्रेशन बढ़ेगा। वैदिक युग से भारत में शिक्षा का तात्पर्य प्रकाश, वह स्रोत जो जीवन को विभिन्न क्षेत्र में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करती है। इस प्रकार शिक्षा एक प्रकाश है, किंतु यह पुस्तकीय ज्ञान का पर्याय नहीं है, क्योंकि प्राचीन भारतीय गुरुओं का यह दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य ने भले ही विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, पर यदि उसमें अंतर्दृष्टि का विकास नहीं हुआ और उसने अपने अध्ययन के फलस्वरूप अंतर्ज्योति नहीं प्राप्त की, तो वह मूर्ख है। केवल क्रियाशील मनुष्य वास्तव में शिक्षित है। वास्तव में वैदिक शिक्षा का तात्पर्य अंतर्ज्योति और शक्ति से था, जिससे मानव की शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक शक्तियों का संतुलित विकास हो। उद्देश्य देख लेते हैं हम। उद्देश्य, वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुभर्व, पहले वह इंसान बने। भारतीय ऋग्वेद में कहा गया है कि आँख, कान, नाक आदि में सभी मनुष्य समान हैं, पर जो ज्ञानवान हो जाते हैं वो अन्यों से श्रेष्ठ हो जाते हैं। स्पष्ट है कि वैदिक कालीन शिक्षा का मकसद व्यक्ति को ज्ञान में प्रवीण करना था, ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके। सा विद्या या विमुक्ति, तो ये वाला लिख देना। और इसमें वैदिक काल में आपको इतना वाला पॉइंट, अगर वैदिक काल से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आए तो आप ये जरूर लिख देना, ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके। ये वैदिक काल में कहा उनके जैसे शिष्य को गुरु ने कहा, ठीक है ना। अब हम अगला टॉपिक देख लेते हैं, इतना काफ़ी है। और सिद्धांत ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वैदिक काल में आपको जितना बताया गया है उतना आपके वैदिक काल में काफ़ी है। अभी हम ये और बता देते हैं आपको। एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहते हैं, ठीक है, ये बहुविकल्प में आ सकता है दोस्तों, ध्यान से समझना। एक वेद के ज्ञाता को, जैसे कि आपके 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो अगर आपने उसमें से ऋग्वेद को पढ़ लिया तो आप स्नातक पास कर गए, ठीक है ना, मतलब आपने ग्रेजुएशन कर ली। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, 2 वेद के ज्ञाताओं को वसु कहते हैं। 2 वेद के ज्ञाता को वसु, ठीक है। आप जैसे ए वी होता है ना, तो आप वी मतलब वी का मतलब आप वसु याद कर लेना, मतलब आपने 2 वेद याद कर लिए तो वसु बन गए आप, ठीक है। 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र कहते हैं। आप भगवान शिव की 3 आंखें होती हैं, ठीक है ना, भगवान शिव की 3 आंखें होती हैं। तो अगर क्वेश्चन आया 3 वेद के ज्ञाता क्या कहते हैं, रुद्र कहते हैं, ठीक है, रुद्र। इस तरीके से आपको याद रख लेना, रुद्र इस तरीके से लिख सकते हैं, उस तरीके से भी आपको रुद्र लिख सकते हैं, ठीक है। चतुर्थ वेद के ज्ञाता को आदित्य कहते हैं, आदित्य। अब आदित्य तो आपको खुद ही रख लेना। अब एक इसमें भी 4 शब्द बनना है आदित्य त्या जोड़ के, तो आपको वैसे भी याद रख लेना। चतुर्थ वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, आदित्य, ठीक है। अब फिर से आपको एक बार फिर से रिवीजन करा दें। एक वेद को ज्ञाता को स्नातक कहेंगे, 2 वेद की ज्ञाता को वसु कहेंगे, 3 वेद की ज्ञाता को रुद्र कहेंगे एंड चतुर्वेद की ज्ञाता को आदित्य कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से आदित्य आपको याद नहीं है तो इसमें याद रख लेना, आ द त या 4 शब्द हो गए तो इससे आदित्य, ठीक है। इस तरीके से याद रख लेना। शिक्षा व्यवस्था प्रकृति के सानिध्य में सुचारू रूप से संपन्न होती है। नैसर्गिक सौंदर्य जनपद के कोलाहल से दूर आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्र प्रवेश लेते। इस प्रकार वैदिक युग शिक्षा प्रणाली वातावरण के समाज उनकी शिक्षा थी।
अब ये टॉपिक काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये इतनी सारी हेडिंग कह रहा है इस प्रकार वैदिक युग की शिक्षा प्रणाली वातावरण से समायोजन की शिक्षा थी। वातावरण मतलब प्रकृति की, ठीक है। अब इतना छोड़ देते हैं, ये वाला टॉपिक हम देख लेते हैं। जो ब्लैक ब्लैक लिखा है ये वाला टॉपिक आप कवर हो जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाओगे, ठीक है ना। वैदिक शिक्षा में संस्कारों एवं मंत्रों का विशेष महत्व था। बालक 5 वर्षों की अवस्था पूर्ण कर लेने के बाद ही गुरुकुल में प्रवेश कर सकता था। 5 वर्ष की अवस्था में चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता था। वैदिक काल में 5 वर्ष की अवस्था में गुरुकुल में प्रवेश कर सकता। 5 वर्ष की अवस्था में चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता है, ये याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। ब्राह्मण छात्र के लिए 8 वर्ष, ये सब क्या है ये देख लेते हैं, इन्हें भी जाना। उपनयन की आयु, उपनयन की आयु ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक बहुविकल्प में फंस सकता है। ब्राह्मण छात्र के लिए कितने वर्ष की आयु थी? 8 वर्ष की थी। क्षत्रिय छात्र के लिए कितने वर्ष की आयु थी? 11 वर्ष। वैश्य छात्र के लिए 12 वर्ष। पहले ब्राह्मण आता तो ब्राह्मण को कम कर देना 8 वर्ष, फिर क्षत्रिय आता फिर उसको 11, फिर वैश्य आता उसको 12, इस तरीके से आप कर देना, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक देख लेते हैं। ये वाला टॉपिक अच्छा, पाठ्यक्रम, ठीक है ना। पाठ्यक्रम वैदिक शिक्षा पूर्णतः आध्यात्मिक व व्यवहारिक लक्ष्यों के प्रति समर्पित थी, इसलिए पाठ्यक्रम अत्यंत व्यापक था। बालकों को वेद उपनिषद पुराण नीति शास्त्र इतिहास गणित भाषा कला विज्ञान लिखा है यहाँ पर, विज्ञान शिल्प कृषि पशुपालन अर्थशास्त्र सैन्य विज्ञान का ज्ञान आवश्यकता। शिक्षा का माध्यम संस्कृत था, ठीक है। अगर जैसे कि पाठ्यक्रम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया वैदिक काल में तो आप इतने सारे सब्जेक्ट लिख देना, काफ़ी अच्छा एक्सप्रेशन पड़ेगा आपके ऊपर, ठीक है ना। ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपको इतना तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। आप ये वाला शामिल कर देना, सैन्य विज्ञान अच्छा है टॉपिक, ठीक है। शिक्षा विधि हम देख लेते हैं। आप शिक्षा विधि मौखिक थी। शिक्षा विधि कैसी थी? मौखिक थी। छात्र आचार्य द्वारा कही बातों को कंठस्थ करते थे, लिखित कोई भी नहीं था। जैसे सर लेक्चर देते थे, जैसे कि हमें ग्रेजुएशन में मिलता है लेक्चर, उसी तरह से। इस काल की प्रमुख 3 विधियाँ थी, श्रवण मनन निध्यासन। सर्वप्रथम छात्र गुरु की कही गई बातों को सुनता था, फिर जो कुछ सुनना उसका मन से चिंतन करता और उसे अपने व्यवहार में उतारता था, ठीक है। लिखने का कोई भी काम नहीं था यहाँ पर। चलो अब हम लोग अगला टॉपिक देख लेते हैं दोस्तों। परीक्षा प्रणाली ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, समीक्षा कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लेना। अभ्यास प्रश्न पर आते हैं। बहुविकल्प प्रश्न दिए गए विकल्पों में सही का चुनाव करें। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा सशुल्क थी। शिक्षा बड़े बड़े भवनों में होती थी। शिक्षा पर राजा का नियंत्रण था। शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क थी। वैदिक काल में शिक्षा सशुल्क थी। शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क थी, ठीक है ना। ये वाला टॉपिक सही है। अगला टॉपिक देख लेते हैं। और इसमें कन्फ्यूजन है तो इसको गूगल पर क्लिक करके हम सर्च करके बता देंगे आपको, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में। अब हम देख लेते हैं प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियाँ थीं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था खेल विधि प्रोजेक्ट विधि, ये अभी हमने पढ़ा था ये वाली, ठीक है। श्रवण मनन निध्यासन, तो ये वाला ऑप्शन सही जाएगा, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। अतिलुत्र प्रश्न में चूड़ाक्रम संस्कार कब होता है? अभी आपको बताया था इस वीडियो में, आप लिख के बताना। उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? अभी हम बता देते उपनयन का क्या है। वैदिक शिक्षा को गुरुकुल प्रणाली क्यों कहा जाता था? ये आपको बता देंगे, ये आपने इसी वाले वीडियो में देखा था। लघुत्तरीय प्रश्न, वैदिक शिक्षा प्रणाली के कोई 3 उद्देश्य। गुरुकुल प्रणाली के पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय शामिल थे? तो इस तरीके से उपनयन का आपको कमेंट्स बॉक्स में अर्थ मिल जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। वैदिक शिक्षा प्रणाली के उन विशेषताओं का विवेचन कीजिए जिन्हें आज ही शिक्षा प्रणाली के शामिल करके शिक्षा समस्याओं को दूर किया जा सकता है। गतिविधि अब करने की बारी, ये सब आएगा, ठीक है। तो आपको ये वाला इसमें जो क्वेश्चन चूड़ाक्रम वगैरह ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। ये हमारा चैप्टर है बौद्धकालीन शिक्षा, ठीक है। इसमें अर्थ उद्देश्य वगैरह। अब बौद्धकालीन शिक्षा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इससे काफ़ी क्वेश्चन फंसेंगे। हम लोग देख लेते हैं। शिक्षा चूँकि जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया, इसलिए इसमें समय स्थान के साथ परिवर्तन होना एक स्वाभाविक घटना। समय के साथ वैदिक शिक्षा प्रणाली में जो संकीर्णता
आ गई है, आगे थी। उसने ही एक नई शिक्षा प्रणाली के लिए खोले जिसे एक नई शिक्षा प्रणाली के द्वार खोले जिसे बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहते हैं। डॉक्टर आर के मुखर्जी के मत में बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप है। अगर बौद्ध शिक्षा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, डॉक्टर आर के मुखर्जी का नाम जरूर ला देना दोस्तों, इससे आपका एक्सप्रेशन अच्छा पड़ेगा। डॉक्टर आर के मुखर्जी के मत उन्होंने कहा है बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप है। अर्थ, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विकसित की गई शिक्षा प्रणाली बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहलाती है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली क्या कहलाती है? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विकसित की गई शिक्षा प्रणाली। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विकसित की गई शिक्षा प्रणाली बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहलाती है। महात्मा बुद्ध प्राचीन नाम सिद्धार्थ बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक है, अब क्वेश्चन आया महात्मा बुद्ध का प्राचीन नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, इसे याद रखना। उद्देश्य देख लेते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म मध्यम वर्ग मार्गीय का पक्षधर था, इसलिए उसमें जो शिक्षा की व्यवस्था थी उसका मकसद शिक्षा समाज के हर वर्ग तक पहुँचे, उसमें जाति धर्म वर्ग लिंग का भेदभाव नहीं हो। ठीक है ना। बौद्ध कालीन शिक्षा के शुद्ध चरित्र पर जोर दिया जाता था। सात्विक जीवन से ही जीवन में सादा जीवन उच्च विचार का, ये वाला टॉपिक पॉइंट अच्छे से लिख लेना। सादा जीवन में उच्च विचार का उद्देश्य पूरा हो सके। बौद्ध कालीन में अगर आपको क्वेश्चन आए तो ये आप थोड़ा सा इंक्लूड कर करके लिख देना। बौद्ध कालीन शिक्षा में सामाजिक कौशलता के विकास पर जोर देती थी ताकि वे समान का योग्य नागरिक बन सके। अगला टॉपिक, बौद्ध धर्म भारत में नहीं विदेशों में भी फैला, इसलिए इस युग की शिक्षा एक लक्ष्य राष्ट्रीय संस्कृति का प्रचार प्रसार एवं संरक्षण करना था। अगला टॉपिक, बौद्ध एक धर्म था और धर्म का आध्यात्मिक से निकट संबंध होता था, अतः बौद्ध धर्म का अंतिम व प्रमुख लक्ष्य सत्य की खोज या निर्माण की प्राप्ति थी। बौद्ध युगीन शिक्षा में श्लोक की तैयारी के साथ परलोक की चिंता को भी स्थान दिया गया। महात्मा बुद्ध ने कहा है, संसार दुखमय या छड़ी के इसके विपरीत परमात्म ईश्वर सत्य है, उसी की प्राप्ति के लिए मनुष्य को सदैव तत्पर रहना चाहिए। अब ये सब हो गया, कुछ ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। शिक्षा व्यवस्था भी हो गया, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हम लोग दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, ये वाला इम्पोर्टेंट, इन्हें भी जाने। ठीक है, ये देख लें। निम्नलिखित लोगों को शिक्षा ग्रहण के योग्य नहीं बनाया जाता था। चांडाल को नहीं, कोढ़ी को नहीं, सरकारी नौकर, डाकू, कैदी, माता पिता ने आज्ञा ना दी हो, ये सब। ठीक है, ये बौद्ध कालीन के बारे में। ठीक है, अब इन लोगों को शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर इतना आ चांडाल को शिक्षा दी जाती है, आपने कहा हाँ ना करना नहीं। ठीक है, शिक्षण विधि हम लोग देख लेते हैं। मौखिक थी, शिक्षण का माध्यम जन भाषाएं पाली थी। ठीक है, कौन सी भाषा थी बौद्ध कालीन में? पाली। बुद्ध ने कहा भी शिशुओं में तुम में से प्रत्येक को बुद्ध के उपदेश को अपनी स्वयं की भाषा में सीखने की आज्ञा देता हूँ। ठीक है, रटने पर ज़्यादा जोर था। व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद विधियों का महत्वपूर्ण स्थान था। यथोचित अवसरों पर देशांतरण, विशेषज्ञ वार्ता, सम्मेलन व व्यक्ति निरीक्षण का प्रयोग होता था। कला कौशल की शिक्षा कारीगरों के साथ रहकर छात्र सीखते थे। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। स्त्री शिक्षा को भी हम लोग देख लेते हैं। अब बौद्ध कालीन में कुछ बात, एक हेडिंग स्त्री शिक्षा के ऊपर भी डाल देना। बौद्ध धर्म में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। संघ में प्रशिक्षक के रूप में प्रवेश लेने वाली महिला बुद्ध की विमाता प्रजापति गौतमी थी। मठ विहार में महिलाओं को भिक्षुणी के रूप में रहना पड़ता था, उन्हें भी भिक्षुओं के समान शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, यह टॉपिक अच्छा रहा। अब हम लोग अगला देख लेते हैं, ये भी आगे देख लेते हैं। व्यावसायिक शिक्षा भी बौद्ध युगीन शिक्षा प्रणाली का भिन्न अंग थी। बौद्ध साहित्य महावग्गा में भिक्षुओं के लिए कताई बुनाई सिलाई का प्रशिक्षण, गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले अन्यायी वर्णन, जीविका प्रबंधन की शिक्षा दी जाती थी। तो बौद्ध साहित्य महावग्गा है, महावग्गा इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, महावग्गा। ठीक है दोस्तों, गुण देख लेते हैं। गुण, बौद्ध शिक्षा केंद्र अत्यधिक सुव्यवस्थित थे।
दूसरा पॉइंट, बौद्ध शिक्षा केंद्र सांप्रदायिक सौहार्द को प्रोत्साहन देते थे। तीसरा पॉइंट, बौद्ध शिक्षा केंद्र पुस्तकालय में प्रत्येक भाषा विषय का अनूठा संग्रह उपलब्ध था। अगला टॉपिक, जन भाषा का शिक्षा में प्रयोग लोकप्रियता का कारण था। मध्यम मार्ग सुलभ तथा सुगढ़ था। ठीक है, बौद्ध शिक्षा, वैदिक शिक्षा, ये भी हम देख लेते टॉपिक, काफी समझ में आ जाएगा इन दोनों से आपको। समानता, लक्ष्य निर्माण प्राप्ति, लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति। वैदिक शिक्षा में लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है और बौद्ध शिक्षा में क्या है, लक्ष्य निर्माण प्राप्ति है। ठीक है, अगला टॉपिक है शिक्षा प्रारंभ की आयु 8 वर्ष थी और इसमें भी 8 वर्ष थी। इसमें शिक्षा का प्रारंभ संस्कार से, शिक्षा का प्रारंभ संस्कार से। इसमें भी भिक्षाटन शिष्य की दिनचर्या, भिक्षाटन शिष्य की दिनचर्या, भिक्षाटन शिष्य की दिनचर्या एक से सेम से है। ठीक है, इसमें लक्ष्य निर्माण प्राप्ति, लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति, एक ही बात है यहाँ पर। ठीक है, इतना काफ़ी है। अब हम बहुपद लेवल प्रश्न देख लेते हैं। संघ में प्रवेश के बाद छात्र कहलाता था, संघ में प्रवेश के बाद सच क्या कहलाता था, छात्र, नवभिक्षु। ठीक है, अभी इसका क्वेश्चन का डाउट है तो इसको हम कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, संघ में प्रवेश के बाद छात्र क्या कहलाता था। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था, नालंदा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अतः उत्तर प्रश्न, सिद्ध व्यवहारिक किसे कहा जाता था, इसको भी कमेंट बॉक्स में हम बता देंगे। बौद्ध शिक्षा का प्रारंभ किस आयु में होता था, 8 वर्ष। ठीक है, 8 वर्ष। और लघु उत्तरीय प्रश्न, बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी। ठीक है, ये आपको गुण भी इसमें इंक्लूड कर देना है इस वाले क्वेश्चन में। प्रवजा और उपसंपदा संस्कार से आप क्या समझते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बौद्धकालीन शिक्षा किन बिंदुओं पर वैदिक कालीन शिक्षा से अलग था, तो अभी बताया था, अभी और देख लेना आप लोग, ये देख स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ठीक है, इधर है बौद्ध शिक्षा, इधर है वैदिक शिक्षा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग और ले लीजिए। ठीक है, और हो गई ये सब। अगला टॉपिक आता है, क्योंकि जल्दी एग्जाम नज़दीकी है इसलिए जल्दी करा रहे हैं इसको। ठीक है, मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था, मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं कर पाया तो आप गूगल पर सर्च करके आप कमेंट्स बॉक्स में कर देना दोस्तों, इतना हेल्प कर सकते हो तो। ठीक है, मध्यकालीन शिक्षा में आपको भूमिका, अर्थ, उद्देश्य, विशेषताएं, ये सब आपको देखने को मिलती हैं। तो चलते हैं आगे अपना अलग चैप्टर में। मुस्लिम कालीन शिक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको भी आप समझ लेते हैं जल्दी। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और यहाँ की समृद्धि हमेशा ही विदेशी आक्रांताओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। ईसा की 8वीं सदी इस्लाम आक्रमण की सदी कही जा सकती है। अब क्वेश्चन आ सकता है, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, ये ब्लैक में लिखा, तो ये मतलब आप इतना आपको टॉपिक अपने दिमाग में रह जाएगा तो आप मुस्लिम कालीन शिक्षा से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कर सकते हो और इसमें ये इंक्लूड करके आप अपने क्वेश्चन को आकर्षित कर सकते हो एग्जामिनर की दृष्टि से। ठीक है ना, ईसा की 8वीं सदी इस्लाम आक्रमण की सदी कहा जाती है, 8वीं सदी। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। इन विदेशी शासकों के साथ उनकी परंपरा व संस्कृति का भी आगमन हुआ है, जिससे तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हुई। भारतीय शिक्षा प्रणाली की भांति इस्लामी शिक्षा का आधार भी धर्म था। सभी धर्मों की तरह इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व था। मोहम्मद साहब कहा करते थे, दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। मोहम्मद साहब क्या कहते थे, ये वाला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप हाथ पे लिख लेना, कहीं पर भी अभी लिख लेना। मोहम्मद साहब कहा करते थे, दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी आदि प्रारंभिक शासकों ने यहाँ ज़्यादा कदम मकतब मदरसों का निर्माण कराकर शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। अगर आपको मुस्लिम कालीन शिक्षा आई तो आप इन सभी का नाम लिख देना, मोहम्मद गोरी, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, ये सब आपको थोड़ा बहुत तो लिखना ही पड़ेगा जैसे आपके क्वेश्चन में जाना जाए। अब हम लोग देख लेते हैं 13वीं सदी में तुगलक वंशी शासकों ने शिक्षा के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। मोहम्मद तुगलक फौज के राजाश्रय में कई विद्वानों ने साहित्य का विकास किया। प्रत्येक मस्जिद के साथ मकतब बना गए। अन्य
मकतब मतलब मस्जिद वगैरह, आप ये लिख देना, मकतब मस्जिद, इस तरह से आप लिखना है दोस्तों अगर ये टॉपिक आ जाए। अन्य भाषा साहित्य का फारसी में अनुवाद किया, सभा जाति संप्रदाय के लोगों को शिक्षा के अवसर दिए जाने लगे। उसके बाद लोधी वंश के शासकों ने अपने विद्या प्रेमी होने का प्रमाण दिया। लोधी वंश भी आपको ला देना और विद्या प्रेमी भी कुछ इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कर लेना। बस इतना आपको कवर हो गया होगा। मुस्लिम कालीन में आपको काफ़ी नॉलेज मिल गई होगी इतने वीडियो में। और देख लेते हैं हम लोग, लेकिन मुगलों की भारतीय विजय ने शिक्षा में आए ठहराव को गति दी। बाबर से लेकर औरंगजेब तक देश के कोने कोने में शिक्षा का प्रवास पहुंचा। ये वाला टॉपिक काफ़ी अच्छा है, ठीक है। बाबर से लेकर औरंगजेब तक देश के कोने कोने में शिक्षा का प्रकाश हुआ, ठीक है। इतना टॉपिक काफ़ी है। अब हम लोग अगला टॉपिक देख लेते हैं, विशेषताएं देख लेते हैं एक बार। पहला पॉइंट, शिक्षा मौखिक एवं व्यक्तिगत थी। मौखिक मौखिक आपने बुद्ध शिक्षा, वैदिक शिक्षा मौखिक सुनी, तो मुस्लिम कालीन में भी मौखिक ही थी, ये याद रखना आप लोग, मुस्लिम कालीन में भी मौखिक। अगर आप विशेषता गुण पूछे तो आपको मौखिक वाला पॉइंट जरूर ला देना, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, निःशुल्क शिक्षा थी, ठीक है। तीसरा पॉइंट, शिक्षा व्यवस्था राज्य के संरक्षण में की जाती थी। प्रारंभिक शिक्षा आयु वर्ग के अनुरूप थी। शिक्षण कार्य परंपरागत विधियों के आधार पर किया जाता था। शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा थी। उच्च स्तर पर फारसी भाषा का प्रयोग होने लगा। जो मुस्लिम कालीन शिक्षा दी जाती थी अरबी और फारसी, ठीक है, अरबी और फारसी, आपको ये टॉपिक याद रख लेना। और लास्ट का टॉपिक है, शिक्षा में अत्यधिक मूल्यों के स्थान पर मानवीय मूल्यों को महत्व दिया जाता था, मानवीय मूल्यों को, ठीक है। मुस्लिम कालीन शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता विशिष्ट शिक्षा का आयोजन तथा जिसका सरल शब्दों में विवेचन इस प्रकार है। स्त्री शिक्षा, ये देख लेते हैं। स्त्री शिक्षा, इस्लाम धर्म में स्त्री शिक्षा का दायरा अत्यंत व्यापक ना था। महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे साधारण तक तो कम थे। शाही घराने व कुलीन वर्गों की बालिकाएं शिक्षा सुविधा का लाभ उठा पाती थीं। वे सभी प्रारंभिक मकतब में प्राप्त करती थीं। मुस्लिम शासक अपने यहाँ हरम में बालिका शिक्षा को व्यवस्था करते थे, हरम में, ठीक है, बालिका के लिए। तुर्क अफगान काल में साहिदों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने का प्रबंध था। व्यक्तिगत शिक्षा का ही परिणाम था कि भारतीय इतिहास को रजिया, गुलबदन बेगम, जहारा, जैबुनिका जैसी विदेशी महिलाएं प्राप्त हो सकें दोस्तों। हरम में इन्हें शिक्षा मिलती थी, याद रखना टॉपिक। बाबर की पुत्री, ये भी हम लोग देख लेते, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाबर की पुत्री का नाम क्या था? गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा, जो एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। बाबर की पुत्री ने अगर मुस्लिम कालीन से रिलेटेड आ जाए और स्त्री से रिलेटेड आ तो ये आपको टॉपिक कर देना है। बाबर की पुत्री का नाम क्या था? गुलबदन बेगम। उन्होंने हुमायूंनामा लिखा था, जो एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ था। अब हम अगला वीडियो कल बनाएंगे दोस्तों को। ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर जरूर कर देना।